RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के हेलो एल्केन चैप्टर के 14 क्वेश्चन जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हम आपके सामने अभी तक प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को और देख लेते हैं इस 15वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। 15वें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। अभिक्रिया दी गई है कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब केसियन के साथ कराई जाती है तो अंतिम उत्पाद ब्यूटिल साइनाइड बनता है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है, जो कि एथिल अल्कोहल और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी क्रियाविधि को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि अगर नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं KCN के साथ किसी भी अल्कोहल की उपस्थिति में, एथाइल अल्कोहल वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका अंतिम उत्पाद क्या बनेगा और क्यों बनेगा। मेन बात है इसमें क्यों की, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। अब इस व्याख्या को करने के लिए आपको, वैसे तो हमने थ्योरी में भी प्रस्तुत किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन अब अगर यहाँ की बात करें तो हमारे पोटेशियम साइनाइड में जो कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो उस आधार पर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हो जाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। जब यहाँ पर इसमें साझा करके बंध बनाते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन का तो अष्टक पूर्ण हो जाता है, लेकिन कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो जब ये किसी ऐसी स्पीशीज के साथ रिएक्शन करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम दिया हुआ है, तो ये पोटेशियम के एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए वो ग्रहण करेगा कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर ये एक पूर्ण रूप से आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। और जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर हमारा ब्यूटिल ब्रोमाइड, अगर हम बात करें ब्यूटिल ब्रोमाइड की, तो ये आपका एक कार्बन हैलोजन बंध होने के कारण ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, जिसमें कार्बन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये Br नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और जो Cn है वो Cn नेगेटिव आयन का निर्माण करता है। और जैसे ही यहाँ पर अभिक्रिया हम KCN की कराएंगे तो अंतिम हमारा उत्पाद जो बन जाएगा वो ब्यूटिल साइनाइड बन जाता है। लेकिन यही अभिक्रिया यदि KCN के स्थान पर AgCN के साथ कराई जाए तो AgCN, इस अवस्था में यहाँ पर ये एक सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है। सहसंयोजी बंध का ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि Ag का आकार बड़ा होने के कारण वो सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है इस साइनाइड और नाइट्रोजन के साथ। यहाँ इसके मुकाबले में अगर हम पोटेशियम के मुकाबले में देखें तो अब यहाँ पर अगर हम सहसंयोजी बंध के अनुसार देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो जिस कारण इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश। तो यही प्रक्रिया जब Rx की प्रक्रिया इस AgCN के साथ होती है तो यहाँ R पॉजिटिव होगा और X नेगेटिव। तो अब की बार जो बंध टूटेगा वो Ag के रूप में तो टूटता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन इस एल्किल समूह पर आक्रमण कर देगा और जो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं वो RNC प्राप्त हो जाते हैं, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें केवल ये समीकरण ही लिखकर बतानी है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि जब एल्किल हैलाइड या ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है तो वह क्या यौगिक बनाएगा और क्यों। तो उत्तर आप इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और ये लिखेंगे कि पोटेशियम साइनाइड जब बंध वियोजन होता है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस कारण एल्किल समूह पर कार्बन साइनाइड समूह का कार्बन परमाणु अटैक करता है और हमें ब्यूटिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। बस केवल इतना आपको लिखना है। ये बाकी जो AgCN का है, यानी इसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए हमारा 15वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब 16वें क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन तीनों पार्ट को आपको SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बढ़ते या घटते क्रम में, जैसा आप चाहो उस क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपको घटते क्रम में करना है या बढ़ते क्रम में। केवल इन्होंने समूहों को क्रमबद्ध करने के लिए कहा है, जिसमें सबसे पहला पार्ट 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन का है। फिर 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, और अंतिम तीसरे पार्ट में दिया है 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए एक बार इनकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें हमें दिए हुए यौगिकों को SN2 के ऑर्डर में रखना है, यानी जो 2 टाइप की सेकंड टाइप की SN2 टाइप न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाना है, क्रियाशीलता का क्रम बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि SN2 जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, फिर उससे ज्यादा होता है 2 डिग्री, उससे ज्यादा 1 डिग्री, और सबसे तेजी से जो मिथाइल समूह है वो SN2 अभिक्रिया को सबसे तेजी से देता है। अब यहाँ पर इसका कारण क्या था SN2 का? वो था स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी त्रिविम बाधा प्रभाव। त्रिविम बाधा प्रभाव यानी किसी भी कार्बन से जुड़े हुए जो समूह हैं, यहाँ पर अगर आपका हैलोजन है तो इन जुड़े हुए समूह के आकार के आधार पर ही इस क्रियाशीलता का क्रम निर्धारित किया जाता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं जो क्वेश्चन में पहला पार्ट दिया हुआ है, एक एक पार्ट को लेकर सकते हैं और उसमें हम उन यौगिकों को, दिए हुए यौगिकों को तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक आदि यौगिकों में परिवर्तित कर देंगे। जैसे ही इनमें इनका विभाजन करेंगे हमें अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन सा यौगिक किस प्रकार से, यानी किस क्रम में अभिक्रिया को देगा। जैसे सबसे पहले पार्ट में आपको दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पर ब्यूटेन में आपकी 4 कार्बन हो जाएंगे। अब इसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जिस कार्बन पर आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो आपका एक तृतीयक कार्बन है। इसके पश्चात फिर 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन आ जाते हैं। ये पेंटेन के 5 कार्बन हो गए, जिसमें 1 ब्रोमो पेंटेन, यानी यहाँ पहले कार्बन पर आपका ब्रोमीन दिया हुआ है, इस कार्बन के साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये आपका हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और 2 ब्रोमो पेंटेन, यहाँ पर हम दूसरे पर अगर ब्रोमीन जोड़ें तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि SN2 अभिक्रिया में जो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री तृतीयक कार्बन होते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड, वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं SN2 अभिक्रिया के प्रति, क्योंकि उसमें पीछे से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसमें त्रिविम बाधा प्रभाव, ये CH3 और ये CH2CH3, ये बड़े समूह उपस्थित होने के कारण तृतीयक पर क्रियाशीलता घट जाती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम हो जाता है। तो इस आधार पर हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले आपका तृतीयक आ जाएगा यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसके बाद आपका द्वितीयक आएगा यानी 2 ब्रोमो पेंटेन, और फिर आपका प्राथमिक आ जाएगा यानी 1 ब्रोमो पेंटेन। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट को देख लीजिए। अब इस सेकंड पार्ट में भी अगर देखें तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, ब्यूटेन में 4 कार्बन आप बना लीजिए, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और ब्यूटेन, तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ जिस पर हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। उसके पश्चात में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, तो इस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक तृतीयक हैलाइड हो गया। और लास्ट में बचा आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, यानी इस प्रकार से 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। तो अब हमें इनको बढ़ते क्रम में रखना हो या घटते क्रम में SN2 के, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बढ़ते क्रम में ले लिया था, तो आप उसको अपोजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें जो सबसे ज्यादा तेजी से SN2 अभिक्रिया देगा वो 1 डिग्री यानी 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप जब आंसर लिखोगे तो यही लिखोगे कि 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन,
उसके बाद उससे कम का निशान लगा देंगे, घटते क्रम में हमें लिखना है। तो फिर आपका आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 2 डिग्री का जो एल्किल हैलाइड है वो है। और अंत में फिर सबसे बाद में आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो इस प्रकार से SN2 का ये क्रम हो गया। अब इस थर्ड पार्ट में अगर हम इन यौगिकों की संरचनाएं बनाएं तो सबसे पहले 1 ब्रोमो ब्यूटेन यानी CH3 CH2 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 और Br, ये सबसे पहले की बन गई। उसके पश्चात आता है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 1 प्रोपेन में आपके 3 कार्बन आ जाएंगे, तो CH3 C और फिर आपका CH3। 1 ब्रोमो है तो इसको CH2Br कर लीजिए, और 2,2 डाई मिथाइल यानी यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका CH3। ये हमारी दूसरी संरचना हो गई। तीसरी संरचना अगर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन आ गया तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH CH2 3 और यहाँ पर CH2Br। ये संरचना हमने इस प्रकार ले ली, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अंत में आ गया हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो CH3 CH CH3 CH2 और CH2Br। अब ये हमारी 4 संरचनाएं बन गई। इन चारों संरचनाओं में सबसे पहले हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को देख लेते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है, इस फर्स्ट कंपाउंड में हमारा 1 डिग्री है क्योंकि CH2Br आया हुआ है। फिर हमारी जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें भी हमारा 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री ही है सेकेंड स्ट्रक्चर में भी CH2Br के कारण। फिर उसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर आई हमारी, थर्ड स्ट्रक्चर में भी हमारा CH2Br है, ये भी 1 डिग्री है। और लास्ट वाला जो आया वो भी 1 डिग्री है अगर हम इस फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि हर किसी में CH2Br आपका समूह दिया हुआ है, सारे के सारे 1 डिग्री हैं। तो अब इन 1 डिग्री में हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं? देखिए, आपको थ्योरी में बताया गया था, जब थ्योरी कराई गई थी, कि जो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का, वो समूह के आकार पर निर्भर करता है। अटैक आक्रमण पीछे से जब होता है तो उसमें ब्रोमीन यानी जहां पर आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उससे दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर कार्बन परमाणु से दूरी बढ़ गई, यानी जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा है उससे जुड़े हुए समूहों की दूरी बढ़ जाती है, तो उसके आधार पर भी क्रियाशीलता का क्रम हम निर्धारित कर सकते हैं। दूरी बढ़ने पर क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है, दूरी बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के एस्पेक्ट में ज्यादा हो जाती है। तो अब एक बात देख लें, यहाँ जो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इन सभी में ब्रांच चेन है। यहाँ ये देखिए, इसमें ये है, लेकिन पहले वाले में कोई ब्रांच चेन नहीं है, कोई शाखित श्रृंखला नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा SN2 के प्रति आपका ये प्राथमिक हो जाएगा, यानी प्रथम यौगिक सबसे पहले, यानी जो 1 ब्रोमो ब्यूटेन है इसकी SN2 के प्रति क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरे परमाणु पर है कार्बन पहला परमाणु, और ये दूसरे परमाणु पर आपका CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 बार है। यहाँ भी आपका दूसरे परमाणु पर ही है, दूसरे कार्बन पर ही है, और एक CH3 जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ तीसरे पर। तो दूरी बढ़ने पर क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो इससे कम क्रियाशील आपका ये चौथा होगा। अब यहाँ दोनों यौगिकों में दूसरी पोजीशन पर है, तो दूसरी पोजीशन पर चूंकि यहाँ केवल एक ही शाखित श्रृंखला है, यहाँ 2 है, तो फिर आपका ये थर्ड आ जाता है, तो उससे कम क्रियाशील थर्ड होगा, और सबसे कम क्रियाशील आपका सेकेंड यौगिक होगा विद रेस्पेक्ट टू SN2 अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन में जो ये सी पार्ट है आपका, इस क्वेश्चन में आप अच्छी प्रकार से समझ भी गए होंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तो पहले दोनों में थे, लेकिन जब सभी प्राइमरी एल्किल हैलाइड हों तो उनमें हम किस प्रकार से इसका निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा समूह पहले क्रियाशीलता देगा। अब ये तो थी SN2 के मुकाबले। अगर इसी क्वेश्चन को हम SN1 के रेस्पेक्ट में देख लेते तो फिर ये उल्टा क्रम हो जाता, क्योंकि SN1 जो होती है वो SN2 के अपोजिट होती है। उसमें थर्ड डिग्री जो होता है वो सबसे आसानी से SN1 क्रिया देता है, और प्राइमरी मेथिल जो होता है आसानी से नहीं देता, थोड़ा फर्क हो जाता है। SN1 अभिक्रिया SN2 के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो आप इसी क्वेश्चन को SN1 के रेस्पेक्ट में भी लेकर चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको फिर से 2 क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार से इनका क्रम भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको उसका जवाब वही अपने आप करके देखना है, वही हर वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं।
यहाँ पर आप 3 पार्ट देख रहे हैं। तो इन तीनों पार्ट में आपको इन यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं और तीनों ही पार्ट में SN1 अभिक्रिया के सापेक्ष क्रियाशीलता का क्रम आपको बताना है। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, किसी का IUPAC नाम आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में और उसका जवाब भी आपको दिया जा सकता है। आपको अपने आंसर स्वयं देने हैं, किसी का कमेंट कॉपी नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।